हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेरियन पर। आज के इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किए हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के लिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार फायरमैन, बिहार वनरक्षी आदि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा ये। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है, किससे परामर्श के पश्चात ही राज्य विधानमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है? ऑप्शंस हैं विशेषाधिकार समिति, निर्वाचन आयोग, विधानसभा अध्यक्ष या फिर विपक्ष के नेता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष। साथ ही साथ जान लें कि भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के विभिन्न आर्टिकल्स दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है और भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। इनकी नियुक्ति 21 मार्च 1950 को किया गया था। वर्तमान में सुनील अरोड़ा है हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन, जो कि क्रम से 23वें हैं। और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गृह मंत्रालय। बताना चाहूँगा कि हिंदी विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हिंदी अनुवाद विभाग की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 343 से 51 तक भारतीय भाषाओं का उपबंध किया गया है। हिंदी भाषा का उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा यानी हिंदी का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास का उल्लेख है। अनुच्छेद 348 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा से संबंधित है। 14 सितंबर 1948 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में संविधान सभा ने स्वीकार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारोत्तोलन प्रतियोगिता के टाई हो जाने पर विजेता किसे घोषित किया जाता है? ऑप्शंस हैं, अधिक आयु वाले प्रतिभागी को, जिस प्रतिभागी का भार अधिक होता है, जिस प्रतिभागी का भार कम होता है, या दोनों ही प्रतिभागियों को। इसका सही जवाब हो जाएगा जिस प्रतिभागी का भार कम होता है। दो खिलाड़ी जब वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और जब बराबर बराबर स्कोर से ये टाई हो जाता है, तो टाई होने की स्थिति में जिस कंपटीटर का, जिस प्रतिभागी का जो है वेट कम होता है, जिस प्रतिभागी का भार कम होता है, उनको विजेता घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक गर्म हवा है? ऑप्शंस हैं, मिस्ट्रल, हरमट्टन, ब्लिजार्ड और सेंटा एना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, ये हरमट्टन हो जाएगा। ऑप्शन बी हरमट्टन इसका सही जवाब है। और हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान से नॉर्थ ईस्ट दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है और इसे गिनी तट पर जो है डॉक्टर हवा बोलते हैं। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में स्थानीय शीतल हवा है। सिरोको को सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कंपनियां जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है को आरंभिक कितने समय के लिए कर अदायगी से छूट मिलती है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। इनका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। वे कंपनियां जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है उसके आरंभिक 5 वर्ष के समय के लिए कर की अदायगी से छूट मिलती है।
ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिनका पूरा नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, 2005 में बनाया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर्थिक नीति की घोषणा 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा 5वां क्वेश्चन है, हिमनदी के कटाव द्वारा निर्मित आकृति की पहचान किसके रूप में की जा सकती है? ऑप्शंस हैं स्टिग्लेमाइट, इंसेलबर्ग, सर्क और स्टैग। इसका जो सही जवाब है वो है सर्क। सर्क का निर्माण हिम के कटाव द्वारा होता है और हिम के द्वारा बनाया गया मैदान जो है वो हिमांग का मैदान कहते हैं उसे। हवा द्वारा बनाया गया मैदान को लोयस मैदान कहते हैं। स्टेग्लेमाइट चूना पत्थर के रिसाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो मालाबार युद्धाभ्यास में जो है वो रूस शामिल नहीं है, बाकी भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये सभी शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 की दीपावली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैनिक बेस पर मनाई? ऑप्शंस हैं राजौरी, लेह, लोंगेवाला या कठुआ। इसका जो सही जवाब है वो है लोंगेवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौता नवंबर 2020 आसियान की बैठक में संपन्न हुआ, जिसे भारत ने दूरी बनाए रखा है। कौन सा देश उसमें शामिल हुआ है जो आसियान का सदस्य देश नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑस्ट्रेलिया। रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौता जो नवंबर 2020 में हुए थे उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया, जो कि आसियान का सदस्य नहीं है, और आसियान 20 में भारत ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में G20 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित हुआ? तो किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित हुआ? ऑप्शन है कनाडा, जर्मनी, सऊदी अरब या इटली। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं ह्यूमन ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, हिमालयन एक्सपो या फिर हिंद हिमालयन एक्सपो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकिया के CEO कौन हैं? तो नोकिया के CEO कौन हैं? ऑप्शंस हैं अरविंद कृष्ण, माइकल डेल, पिंका लुंडमार्क या दिलीप कस्बे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिंका लुंडमार्क। ये नोकिया के CEO हैं। नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर जल योजना को पूरा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है? ऑप्शंस हैं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। गोवा पहला राज्य है भारत का जो हर घर जल योजना को सबसे पहले पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रम 1 क्या है? RUDRAM, रुद्रम 1 क्या है? ऑप्शंस हैं कोरोना वायरस वैक्सीन, एंटी रेडिएशन मिसाइल, कृत्रिम उपग्रह या फिर स्वदेशी पनडुब्बी। तो इसका जो सही जवाब है यह है एंटी रेडिएशन मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है? ऑप्शंस हैं किसी वर्ग में कोषों की संख्या, बी में है परमाणु की त्रिज्या, सी में है संयोजकता और डी में है धात्विक गुण। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका संयोजकता। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है? तो ऑप्शंस हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
है कि लाइकेन, लाइकेन क्या है? परजीवी है या फिर रसायन स्वपोषी है या फिर अपघटक है या फिर सहजीवी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहजीवी। प्रजनन और आनुवांशिकता में जो सैक होते हैं, लाइकेन जो होते हैं, वो होते हैं सहजीवी। बीज रहित फल जो होते हैं, केला, अंगूर आदि है। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं, और जिस फल में पुष्पासन भाग लेते हैं उसे असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब, कटहल या फिर नाशपाती जो हैं, ये इनको असत्य फल कहा जाता है, क्योंकि इसका जो पुष्पासन है, पुष्पासन ही फल के रूप में विकसित हो जाते हैं। ऐसे फ्रूट्स को असत्य फल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं और स्थिर होते हैं, उनकी कक्षाओं की त्रिज्या निश्चित होती है, उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन में निश्चित ऊर्जा होती है, या फिर उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। साथ ही साथ जान लें कि बोर की कक्षाओं को स्थिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी कुछ न कुछ निश्चित ऊर्जा होती है। बोर की परमाणु सिद्धांत के अनुसार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनिश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण नहीं करते हैं, बल्कि ये कुछ चुनी हुई अनुमेय कक्षाओं में ही परिभ्रमण करते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करता है तो इस क्रिया में उससे ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो बोर के अनुसार कुल कोणीय संवेग जो है ये संरक्षित रहता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का 18वां जो क्वेश्चन है वो है कि ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल विशेष रूप से पृथ्वी की सतह के पास स्थित पिंड पर पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल हैं, जिनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमान के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल होते हैं, विशेष रूप से पृथ्वी की सतह के पास स्थित पिंडों पर पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा जो लगाए जाने वाले आकर्षण बल होते हैं उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। जैसे फल का, पेड़ से टूट के फल का गिरना, ये एक उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल का। यदि मान लेते हैं कि दो पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 और द्रव्यमान m2 है, ठीक है, और जो r दूरी पर है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उसके बीच जो लगने वाला बल होता है वो होता है G m1 m2 बट्टा r², और G को जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और G का जो मान होता है 6.672 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का 19वां क्वेश्चन जो है वो है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में निम्न में से किसके आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? तो ऑप्शंस दिया हुआ है, बढ़ते परमाणु क्रमांक, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, घटते परमाणु क्रमांक या फिर घटते परमाणु द्रव्यमान। तो हम जानते हैं इसका सही आंसर कि मेंडलीफ जो थे उनके आवर्त नियम के अनुसार जो तत्व का आवर्त सारणी में जो सजाया गया है वो सजाया गया है बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज जो है 1869 में मेंडलीव ने की थी, और मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई जो आवर्त सारणी थी उसमें 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। आवर्त सारणी के पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहा जाता है, और जिसमें केवल 2 तत्व रखे जाते हैं। चलिए, छठे आवर्त में सर्वाधिक 32 तत्व शामिल हैं, अतः इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। तो जो पहला आवर्त होता है उसे अति लघु आवर्त कहते हैं, और जो छठा आवर्त होता है उसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, और जो छठे आवर्त हैं उसमें 32 तत्व हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा 20वां और अंतिम क्वेश्चन है कि फाइलेरिया रोग
जो है इसके कारण क्या है? ऑप्शंस हैं गोल कृमि, विषाणु, जीवाणु या चपटे कृमि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोल कृमि, बी सॉरी ये राउंड 1। फाइलेरिया रोग जो है लसिका वाहिनी और ग्रंथियां फूल जाती है इसके कारण, और जिसे फाइलेरियोसिस कहा जाता है। ठीक है, फाइलेरिया रोगों की हेट्राजोन की टिकिया से रोगी को आराम मिलता है। जो फाइलेरिया रोग का इलाज किया जाता है वो हेट्राजन की टिकिया होती है उनसे किया जाता है। और इनका जो कारण है जिसके कारण ये फाइलेरिया रोग उत्पन्न होते हैं उनका नाम बुचेरिया है। और जो ये फाइलेरिया रोग है वो फैलता है क्यूलेक्स मच्छर से। ये एस्केरिलिसिस, टिनियसिस और हेलमिंथिस द्वारा उत्पन्न रोग है। उम्मीद करता हूँ कि ये 20 क्वेश्चन का जो सेट है आपको बहुत ही पसंद आया होगा और इनमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन को मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन की श्रृंखला है ये निरंतर हमारे चैनल पर चलता रहेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि जो और भी लोग हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।